ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है? हाँ, एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तो आपको सारा पता है, तो फिर क्या ज़रूरत कि नहीं सर? सर वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, अबाउट लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में पर्टिकुलरली जो सिस्टम है हमारा, जो इंटरप्रिटेशन करता है, तशरीह करता है, उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पूरा जो जुडिशल सिस्टम है, लाइक ट्रेडिशनल जुडिशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल सिस्टम। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे ट्रेडिशनल हो, सबसे टॉप का कोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का, फेडरेशन का? सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, इसकी जुरिसडिक्शन क्या है, कितने केसेस, आई मीन किस तरह के केसेस ये डायरेक्टली सुन सकता है। सर सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की नेचर क्या है? यस, बताया जाए सुप्रीम कोर्ट की नेचर क्या है? यस, सुप्रीम कोर्ट की नेचर क्या है भाई? भाई ये इंसाफ देना, ये उसकी नेचर है ना, ठीक आदमी है, ये उसकी नेचर है ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है। ज़बरदस्त बात हो गई। सबसे पहले ये क्या है, जब हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो ये सबसे पहले फेडरेशन का क्या है? एपेक्स कोर्ट है। किसका? फेडरेशन का। और बाय नेचर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है भाई? क्यों फेडरेशनल का कोर्ट है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला भाई इसको? क्योंकि पाकिस्तान में फेडरेटिंग यूनिट है, तो फेडरेशन में जब कोई सुप्रीम कोर्ट होता है तो पूरे फेडरेशन के लिए होता है, किसी एक सूबे के लिए नहीं होता। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ व्हाट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द फेडरेशन। व्हाई वी कॉल्ड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? बिकॉज इसका जिक्र 175 आर्टिकल में दिया हुआ है। और क्या बोलते हैं कि किस तरह होना चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना। दैट्स व्हाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ व्हाट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी कौन से आर्टिकल इसको डील करते हैं? वैसे रेलेवेंट आर्टिकल्स कौन कौन से इसके लिए? ऑलमोस्ट 175, सही है, 175 ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं पर्टिकुलरली, वो किस चीज़ के बारे में है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। कहीं पे प्रोसीजर बताया जाता है 175A में, कहीं पे इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है, कहीं पर इसके पावर बताया जाता है, जुरिसडिक्शन बताई जाती है, वगैरह वगैरह। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो 175 है ना, ये ड्यूटी भी इम्पोज कर रहा है किसके ऊपर? ये एक ड्यूटी इम्पोज कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कि देयर शेल बी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। इसका मतलब है सरकार बाउंड है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसकी। अगर ये ना इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट नहीं इस्टेब्लिश करते, तो फिर क्या होता? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी ना होती, ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होती, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है। लिहाजा 175 क्या है? ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, पार्लियामेंट को एनेबल कर रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करे। कंपोजिशन क्या होगी? कितने लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट में? कंपो के साथ जीशन, कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा माय डियर? एक हो गया चीफ जस्टिस होगा। चीफ जस्टिस साहब कितने होंगे? एक होंगे। ये कौन होगा? बात करेंगे। जस्टिस होंगे भाई, कितने जस्टिस होंगे? 16। कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या होगा? एक जस्टिस होगा, सॉरी चीफ जस्टिस होगा, और जस्टिसेस जितने डिस्क्राइब किए जाएं,
तो इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होंगे, पार्लियामेंट ने इजाज़त दी होगी। तो पार्लियामेंट ने कितने डिज़ाइन किए हुए हैं, कितने फिक्स किए हुए हैं, 16। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है कि 29 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त कितने इसके जजेस हैं, जस्टिस हैं, 16। इसका मतलब ये होगा एक जस्टिस हो गया और चीफ जस्टिस हो गया, और 16 क्या हो गए, इसके जस्टिस हो गए, यानी कि जजेस हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस बोला जाता है। टोटल कितने हो गए, 17 हो गए, 17 हो गए। ये तो वो है कि जो परमानेंट होते हैं, एक्टिंग जजेस भी आ सकते हैं, एडहॉक जजेस भी आ सकते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो चाहे चीफ जस्टिस है चाहे जस्टिस हैं, ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, पर कहाँ लिखा हुआ है, 175A में तो प्रोसीजर बताया हुआ है। कहता है प्रेसिडेंट किस तरीके से अपॉइंट करेगा। 175A प्रोसीजर बता रहा है प्रेसिडेंट को कि किसी जस्टिस को कैसे अपॉइंट करना है। तो अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है माय डियर, प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब ये किस तरीके से करेगा ये प्रेसिडेंट साहब, प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट का, 175A। भाई ये क्या चीज़ है 175A, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि किस तरह होना चाहिए, कह रहा है कि पहले तो कोई जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि एक जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कितना सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि हर एरा गेरा ना आए, एक पूरा एक जहन वाला विजनरी बंदा आए, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या, जुडिशियल कमीशन। अब ये जो जुडिशियल कमीशन है, इसकी क्या कंपोजिशन होगी सर, बात करते हैं सर। जुडिशियल कमीशन होगा, जुडिशियल कमीशन कितने पोस्ट, कितने जस्टिस अपॉइंट करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, 3 करने हैं, उसके हिसाब से एक एक बंदा नॉमिनेट करेगी। कौन, जुडिशियल कमीशन। ये सबसे पहले क्या करती है, एक बंदे को नॉमिनेट करती है, ठीक है। अ पर्सन विल बी नॉमिनेटेड बाय जुडिशियल कमीशन, सही। इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, चले अभी देख लेते हैं इसको। इसके जो टोटल मेंबर है ना जुडिशियल कमीशन के, पर्टिकुलरली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जस्टिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर्स हैं। कितने, इसके बोले तो 9 जो है इसके मेंबर होंगे, 9 लोगों पर मुश्तमिल ये क्या होगा, ये कमीशन होगा, ठीक बात है। अच्छा, अब ये 9 मेंबर कौन कौन से होंगे, सबसे पहले कौन, वो ये वाला आदमी, यानी कि चीफ जस्टिस। किसका चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और ये क्या होगा, ये चेयरमैन होगा। किसका चेयरमैन होगा, इस कमीशन का, सही है। कितने हो गए सर, 1 हो गया। अच्छा, कह रहा है कि 4 सीनियर जस्टिस होंगे, सीनियर जस्टिस या सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कितने, मैं लिख लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट के। तो ये हो गया माय डियर 1, और ये कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा, फिर ये मज़ीद बोल रहा है कि एक शख्स को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, 1 जज। वो जज भी हो सकता है एग्जिस्टिंग, या कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, ठीक है। एक जज को, जस्टिस को अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, जस्टिस नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस। अभी चीफ जस्टिस कौन सा वाला, सुप्रीम कोर्ट। खुद से करेगा क्या, नहीं, कह रहे विद कंसल्टेशन ऑफ दैट 4 सीनियर जजेस। इनके सलाह मशवरे से चीफ जस्टिस एक बंदे को नॉमिनेट करेगा, नंबर 1। वो कौन हो सकता है, कोई रिटायर्ड जस्टिस हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गए कितने,
फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ। हाँ भाई, फेडरल, भाई हमको कैसे बोला जा रहा है, बोल रहे हो फेडरल, ये कौन होगा? फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ। कितने हो गए? एक, ठीक है। और कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल साहब भी क्या होगा इसका हिस्सा होगा। अटॉर्नी जनरल एक अलग, आई मीन टू से अलग सेशन इसके ऊपर हम करेंगे अटॉर्नी जनरल के, ये कैसे अपॉइंट होता है, ये कैसे होता है अटॉर्नी। अटॉर्नी जनरल कितने हैं? एक ही होगा, एक। अच्छा, और कौन होगा? अच्छा, एक सीनियर एडवोकेट, किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? बार काउंसिल। बार काउंसिल, अब बार काउंसिल कितने हैं हमारे पास? पाकिस्तान बार काउंसिल एंड प्रोविंशियल बार काउंसिल। अभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन का है ना, तो पाकिस्तान फेडरेशन, तो पाकिस्तान बार काउंसिल इसको क्या करेगा? पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करेगा एक बंदे को। तो टोटल कितने हो गए सर? ये हो गए 9 लोग। चेयरमैन कौन है इसका? चीफ जस्टिस। यानी कि इन लोगों की सलाह मशवरे से, इसकी मेजॉरिटी से, ठीक है, इसकी मेजॉरिटी से एक बंदा नॉमिनेट होगा। किसके लिए नॉमिनेट होगा? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा। ज़हन में रखिएगा, अगर चीफ जस्टिस होगा ना, चीफ जस्टिस, तो उसके लिए डिस्क्रेशन अभी ख़त्म हो गई है। जो सीनियर मोस्ट होगा उसको रखा जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। सही है सर? अब ये जो नॉमिनेट होगा, ये नॉमिनेशन कहाँ भिजवाई जाएगी? एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें कौन लोग होंगे? 8 लोगों पर मुश्तमिल, 4 सेनेट से और 4 नेशनल असेंबली से। इसके ऊपर हम अलग बात करेंगे, ठीक है, इसकी कंपोजिशन पे। ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 8। ये इसकी तादाद कितनी है? 8 मेंबर है। यानी कि सबसे पहले जुडिशल कमीशन ने एक बंदे को परखा, नॉमिनेट किया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवाया। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर रही है? या तो कंफर्म कर रही है या उसको वापस कर रही है। तो जनरली कंफर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब ये लोग भी परखेंगे ना इसको। अगर ये इसको क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है। बहुत सारी बातें देखने को होती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल क्या क्या, मतलब ये जो इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है तो क्यों है? बंदे की आइडियोलॉजी क्या है, बंदे का कैरेक्टर क्या है, बंदे की विजडम क्या है, बहुत सारी बातें। अगर आपकी कोई एंटी स्टेट आइडियोलॉजी है, ये तो जस्टिस है, हम तो किसी पोस्ट पे भी नहीं लग सकते, क्योंकि आइडियोलॉजी मैटर करती है ना। आप आइन का हल्फ ले रहे हैं और आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं, बड़ा मसला। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को होती है। तो उस क्वालिफिकेशन में इस वक्त हम नहीं जा रहे हैं। कन्फर्म करने के बाद क्या करेगी? कन्फर्मेशन के बाद ये सेंड करेगी किसको? प्राइम मिनिस्टर को सेंड करेगी। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेगी? वो प्रेसिडेंट साहब को, इसने क्या कर दिया, ऐसा करके प्रेसिडेंट साहब को फॉरवर्ड कर दिया। प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंटमेंट जारी कर देगा उस बंदे की। तो एक जस्टिस कैसे लगता है? इस तरीके से, इस तरह जितनी भी जस्टिस के वेकेंट होंगे, इसी प्रोसीजर के तहत अपॉइंटमेंट होगी। ठीक बात है? चीफ जस्टिस अगर लगाना है तो सीनियर मोस्ट लगाना है, सीनियर मोस्ट लगाना है। अच्छा, अब ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम एडहॉक या एक्टिंग जजेस बोलते हैं। एक्टिंग जजेस, एक्टिंग भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो जजेस है ना। एक्टिंग से क्या मुराद है? जो परमानेंट तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि एक्टिंग है। एक्टिंग जस्टिस, कोई सीट वेकेंट है, रश ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर को भले उस तरह अडॉप्ट ना किया जाए, टेम्पोरेरीली किसी जस्टिस को जो अदरवाइज क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से लाना पड़ेगा? हाई कोर्ट के जस्टिस में से देखना पड़ रहा है कि किसी को एक्टिंग चार्ज दिया जाए। ठीक है सर? हर जस्टिस को नहीं, हर हाई कोर्ट का जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे इवैल्यूएट हो। एलिवेशन के लिए भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है।
तो उस एक्टिंग में उसको रखेंगे कि जो अदरवाइज क्वालिफाइड है लेकिन ड्यू प्रोसीजर के साथ नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए उसको रखा जा रहा है। सही बात है, वो प्रोसीजर अलग डिस्कस होगा। एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एडहॉक जजेस, एडहॉक जस्टिस या एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे मैं जस्टिस लिख रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, आप इसको जज बोले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जस्टिस बोलते हैं। अब ये एडहॉक से मुराद क्या है? एडहॉक टेम्पररी, ये दोनों, ये एक्टिंग और ये दोनों भी टेम्पररी है, लेकिन एडहॉक पर्टिकुलरली अगर किसी कोई इस तरह का डिसीजन लेना है कि जिसके लिए कोई प्रॉपर कोरम दरकार है और सुप्रीम कोर्ट में उतने जजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सही है, फुल बेंच बैठाना है या कोई इस तरह का फोरम बनाना है कि जिसमें ज़्यादा जजेस दरकार है और सुप्रीम कोर्ट में इतने नहीं हैं, तो फिर हाई कोर्ट से या दूसरे हाई कोर्ट से एडहॉक बेसिस पे लाया जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है एक ख़ास मामले के लिए, ठीक बात है। तो उसको क्या बोला जाएगा? एडहॉक जस्टिस। वो परमानेंट नहीं होंगे, परमानेंट कितने हैं हमारे पास? 16 है। तो ये एक्टिंग भी नेसेसिटी है ज़रूरत के तहत, और ये दोनों भी ज़रूरत के तहत है। सही सर। ये एडहॉक कहाँ से लाए जाएंगे? हाई कोर्ट से भी लाए जा सकते हैं, और कहाँ से लाए जा सकते हैं? किसी और हाई कोर्ट से भी लाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? विद अप्रूवल ऑफ ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से लाए जाते हैं। इस स्टेज के ऊपर इन दो का हमें समझ ना आए मसला नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो बेसिक है, एक चीफ जस्टिस होता है और 16 जस्टिसेस होते हैं। अगर ये पूरे नहीं होते हों, कम होते हों, तो कहीं पे एक्टिंग भी लाया जा सकता है, एडहॉक भी लाए जा सकते हैं। ये बात समझने वाली है, ठीक बात है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्या? कंपोजिशन। अब ये जो जिन बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन तो होगी ना। क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए बीए किया होगा, एमए किया होगा, या क्या एलएलबी किया होगा या नहीं किया होगा? बोलो क्या क्वालिफ़िकेशन होगी? जाहिर बात है, एलएलबी तो किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, है ना। कभी कभी पूछ लेते ना, ये जो नए नए स्टूडेंट आते हैं, कहते सर आपने एलएलबी किया हुआ? मतलब नहीं पता होता ना बाज़ों का। एनी हाउ, तो क्वालिफ़िकेशन क्या? सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले तो ये मुमलिकत खुदादाद का सिटीज़न हो, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ये सिटीज़न भी थोड़ा फिर मसला नहीं। सिटीज़न से क्या मुराद? नेशनल का नहीं लिखा हुआ, डोमिसाइल का नहीं लिखा हुआ, सिटीज़न लिखा हुआ है, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो डायरेक्शन या रिलेशन स्टेट के साथ होता है, सिटीज़न। सिर्फ नेशंस के साथ। हाँ, तो सिटीज़न हो पाकिस्तान का, ठीक है, शनाख्ती कार्ड हो, और क्या हो? 15 ईयर उसकी वो जज रहा हो, किसका? या जस्टिस रहा हो, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाँ, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ये लास्ट टाइम हम देख चुके, थोड़ा सा क्विक करते हैं। या क्या हो? 10 ईयर क्या हो? स्टैंडिंग हो, उसकी प्रैक्टिस हो एज ए एडवोकेट, लेकिन कहाँ की? हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की? बताया जाए। हाई कोर्ट की 15 साल, हाँ 15 ईयर उसकी। ओ सॉरी, मैंने क्या लिखा? 10 लिखा है, माजरत। 15 साल उसकी क्या हो? स्टैंडिंग हो। वो बंदा क्या होगा? एलिजिबल होगा टू बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जुडिशल कमीशन जो है इन चीज़ों के ऊपर जो क्वालिफिकेशन रखता होगा उसको आगे नॉमिनेट करके भिजवाएगा, ठीक बात है। अच्छा, ये बैठेंगे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कहाँ पर है? सीटिंग इस्लामाबाद में। बात करने की ज़रूरत है नहीं। कितने साल के लिए? टेन्योर इसका कितना है? एज बताई गई है 65 ईयर तक ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे, रह सकते हैं।
अगर इससे पहले रिजिग्नेशन हो गई या इम्पीचमेंट हो गई, बस समथिंग एल्स, रिमूव किया जा सकता है जस्टिस को, यस, उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट मतलब एक जॉब वाला आदमी है ना, उसको वो सही काम नहीं कर रहा तो उसको रिमूव करते हैं। जस्टिस को रिमूव के लिए क्या है, लफ्ज़ यूज होगा इम्पीचमेंट। एक तरीकाकार बताया हुआ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये कौन सा काउंसिल है, ये जुडिशल कमीशन है ना, एक और है सुप्रीम जुडिशल, ठीक है। हाँ, वो क्या है, वो इनकी सिक्योरिटी करता है। अगर किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन आता है कि ये ठीक आदमी नहीं है, तो फिर क्या करता है, वो उसकी इम्पीचमेंट भेजता है प्रेसिडेंट को कि इसको ख़त्म करो, रिमूव कर दो। किसको, क्यों नहीं कर सकता, जस्टिस है ना, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं बन गया हूँ तो बस बन गया हूँ ना, ऐसा तो नहीं। बात समझ के इस सेशन में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे किस चीज़ के ऊपर, इसकी जुरिसडिक्शन के ऊपर। किसकी जुरिसडिक्शन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि जुरिसडिक्शन के ऊपर सेपरेट सेशन होगा। अब ये जुरिसडिक्शन क्या है, वैसे जुरिसडिक्शन की तारीफ क्या होगी, पावर ऑफ ए कोर्ट टू इंटरटेन एनी केस, किसी भी कोर्ट का इख्तियार, दायरा समात, कौन से मामलात वो सुन सकता है, कौन से मामलात वो नहीं सुन सकता। तो इसको हम लॉ की ज़बान में बोलते हैं जुरिसडिक्शन, ठीक बात है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है ना, सबसे पहले जुरिसडिक्शन कौन सी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरेशन कोर्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन भी बोलते हैं इसको, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल, ये जे स्टैंड फॉर, जे डॉट स्टैंड फॉर जूनियर जमशेद नहीं, जुरिसडिक्शन, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। और क्या, एक और भी लफ्ज़ है, इनहेरेंट जुरिसडिक्शन। अच्छा, ये जो इनहेरेंट का लफ्ज़ है ना, इनहेरेंट मतलब ये लिखना ज़रूरी, जब लिख दिया गया तो फिर इम्प्लाइड तो नहीं हो गया, इनहेरेंट तो नहीं हो गया ना, ये बड़ा मसला है सर। इवन CPC में 151 कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। अब इनहेरेंट पावर से क्या मुराद, जो होने चाहिए ना, जो इनहेरेंट है, जो कि लिखा हुआ नहीं भी हो तब भी उसके है, लेकिन जब लिख दिया गया तो एक्सप्रेस हो गए ना। तो ये हम बोल देते हैं कि 151 भाई वो कहीं ना कहीं लिखा होता है, तो ये इस पे खैर किसी और बात करेंगे। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन, इक्विटेबल जुरिसडिक्शन, क्योंकि मर्जी नहीं है, इसके लिए कुछ कॉन्टिजेंसी रखी गई है, ठीक है, इक्विटेबल है, सही है। अब ये जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना सर, ये दो चीज़ों में है। किस चीज़ का कोर्ट है सर, ये फेडरेशन का है। तो अगर सूबों के दरमियान कोई मसला हो, तो कोई इशू है बिटवीन गवर्नमेंट, हाँ ये बड़ी प्यारी बात करें, गवर्नमेंट के दरमियान कोई इश्यूज हैं, एक या दो गवर्नमेंट के दरमियान कोई इशू है। यहाँ गवर्नमेंट को बताया हुआ है कि गवर्नमेंट से मुराद क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और, अच्छा ज़रा बताया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या मुराद है, मतलब वो तो है, मतलब क्या हुआ, CM प्लस कैबिनेट बोले तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जब फेडरल की बात करेंगे तो प्लस कैबिनेट बोले तो फेडरल। इनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है, बलूचिस्तान का पंजाब के साथ, सिंध के साथ कोई इशू है, वफाक के साथ कोई इशू है, तो कौन सा कोर्ट सुनेगा इसको, और कैसे सुनेगा, कहीं से अपील जाएगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से मुराद क्या हुआ कि डायरेक्टली हम वहाँ जा सकें, कहीं अपील में ना जाएं, किसी पहले कहीं और चले गए, वहाँ से मुतमईन नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये फिर एपेलेट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल से क्या मुराद हो गया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्टार्ट से, फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। डायरेक्टली जब हम वहाँ पे पिटिशन लगाते हैं तो उसको बोला जाता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो पहला जुरिसडिक्शन नंबर 1 किस हवाले से है, गवर्नमेंट के दरमियान इशू है, और इसमें जो डिसीजन देगा ना सर, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट देगा, बाइंडिंग नहीं है, डिक्लेरेटरी जजमेंट। क्या मतलब हुआ, पता है ना डिक्लेरेटरी जजमेंट का,
इसको पता होगा। हाँ सर मैडम। जो पहले हो चुका हो दोबारा नहीं। उसी तरह हो। हम सिर्फ आप उस प्रेसिडेंट में बात कर रहे हैं, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, हाँ आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये डिक्लेरेटरी का मतलब सिर्फ डिक्लेयर करेगा कि ऐसा सही है, ऐसा इलीगल है, ऐसा लीगल है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बाइंड हम इन्फोर्स वाली बात नहीं करेंगे, डिक्लेयर करेंगे सिर्फ यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम रेको टैक्स की बात कर रहे हो, इतना परसेंट उतना परसेंट, भाई ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, बाकी तुम जानो और बलूचिस्तान जाने। ठीक बात है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो जजमेंट होगा वो कौन सा होगा? डिक्लेरेटिव। बाज़ औक़ात वो गेट में फिर या इस तरह की जो एग्ज़ाम है वो पूछ लेंगे कि जब इस तरह का डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा उसकी नेचर क्या होगी, अथॉरिटेटिव होगी, डिक्लेरेटरी होगी। बंदा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, स्टूपिड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, तो फिर तो बाइंडिंग होगा ना, लेकिन ये क्या होगा? डिक्लेरेटरी होगा। ठीक है। सेकेंड जो इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है दैट इज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के हवाले से भी इसकी जुरिसडिक्शन है। फंडामेंटल राइट के हवाले से हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट 191 ये जो बात कर रहे हैं ये जो हम बात कर, जुरिसडिक्शन कहाँ पे है? 184 में ना, 184 में कि 183 है? 184 है आई थिंक सो। 184 में इसके क्या बताए हुए हैं? 184 है जुरिसडिक्शन बताई हुई है। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली दो तरह के केसेस सुन सकता है, एक तो जो गवर्नमेंट्स के दरमियान इशू हो, दूसरा अगर फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो। फंडामेंटल राइट से मुराद क्या? हमारा पूरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, एसोसिएशन, बहुत सारे हैं ना। अगर उसकी वायलेशन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस लगा सकते हैं, बशर्ते कि दो बातें हों। नंबर 1 क्या हो? क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व हो। ये बातें समझने वाली हैं। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस से मुराद है सिर्फ मेरा मसला है, मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ज़्यादा लोग हैं उनका मसला है तो सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है, हाई कोर्ट भी सुन सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। ज़्यादा लोगों का मसला है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मफाद आमा का मसला है, एक बंदे का नहीं है, अवामुन्नास का मसला है ज़्यादा, तो फिर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर अवामुन्नास का मसला नहीं है तो हम हाई कोर्ट में भी पिटिशन लगा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसके हवाले से बोलते हैं रिट पिटिशन। कहता है ये रिट्स, हम क्वेटा में क्या बोलते हैं इसको? सीपी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लगा दिया। पंजाब अब इसको रिट बोलता है, पहले से जो ओल्ड वर्ड है वो रिट पिटिशन है। सही है। फंडामेंटल राइट के हवाले से 5 किस्म के रिट हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये 2। तो इसमें बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट के हवाले से अगर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट वही ऑर्डर जारी कर सकता है जो 191 के में लिखा हुआ है। 191 किसके पावर है? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना वो 191 है, 191 है, सॉरी 199 है, 199, ठीक है 199। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो ओरिजिनल है दैट इज जुरिसडिक्शन 184 और हाई कोर्ट 199। अब ये जो 199 है, देखो यहाँ लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि फंडामेंटल राइट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है आपको और हाई कोर्ट भी सुन सकता है। दोनों में फ़र्क क्या होगा? अगर प्रोविंशियल लेवल पे हो तो हाई कोर्ट हम जाएंगे, अगर सेक्शनल लेवल पे, फेडरल लेवल, स्टैंडर्ड बताया हुआ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जहां पर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस भले एक सूबे में हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में इंडिविजुअल मसला है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये तो टेक्निकल है। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, मेरी मर्जी है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं।
नुकसान मेरा किस में, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो, क्योंकि हाई कोर्ट में जाऊंगा तो अपील में सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसलिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो एक रेमेडी, एक फोरम मुझसे मिस हो गया। लेकिन मैं जा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा हाई कोर्ट में चले जाओ, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला है, आप सुने तो वो सुनेगा। ठीक बात है। इसका मतलब क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है, हाई कोर्ट भी सुन सकता है। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हाई कोर्ट सुनेगा, बशर्ते के कोई और कोर्ट, कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो। हाई कोर्ट में हम कब जाएंगे रिट में, जब कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो। किधर जाएं भाई, हाई कोर्ट में। जब कोई और कोर्ट इस्टेब्लिश है, कोई रेमेडी कहीं से मिल सकती है तो फिर मैं वहीं जाऊंगा। कोई रेमेडी नहीं है तब जाके मैं पिटीशन लगाता हूँ। ये इसकी जो टेक्निकलिटी है वो ये है। ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मुझे किसी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत, पिटिशनर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सू मोटो ले सकता हूँ। तो ये सू मोटो एक्शन ले सकता है। हाई कोर्ट ले सकता था क्या? नहीं, मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपने नहीं करना। सही है। अब वापस आते हैं फंडामेंटल राइट के हवाले से। जब क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस नुयत का ऑर्डर जारी कर सकता है जो हाई कोर्ट 199 के तहत कर सकता है। तो वो कौन कौन से नेचर के हैं, जिसको हम रिट पिटिशन बोलते हैं। कितने रिट हैं? बोलो भाई 5। कितने रिट बताए हैं? 5 किस्म के रिट हैं। कौन कौन से रिट हैं? हाँ भाई, नंबर 1 मेंडामस, रिट ऑफ मेंडामस। मेंडामस का मतलब क्या है? वी कमांड। वी एक्चुअल लिटरल मतलब है वी कमांड। सही। ये बातें थोड़ी सी शायद हजम ना हो, सही, लेकिन कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में, जुरिसडिक्शन में हमने इसको पढ़ना है, क्योंकि इसी का नाम LLB है ना, ख्वार करना है इतना। ठीक है भाई। मेंडामस का मतलब क्या हुआ? वी कमांड। मतलब क्या चीज़ है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी सरकारी इदारे को या सरकारी ऑफिशियल को ऑर्डर जारी करें, भाई किस तरह का ऑर्डर जारी करें कि कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए वो कानूनी तौर पर पाबंद है, तो ये ऑर्डर जारी करें। इसको क्या नाम दे दिया गया? मेंडामस। मतलब पुलिस वाला काम, FIR नहीं दर्ज हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी है ना पुलिस की, वो FIR दर्ज नहीं कर रहा, FIR दर्ज नहीं कर रहा, उसकी ड्यूटी है ना, तो मैं क्या करूँगा पता है ज़रा? FIR दर्ज नहीं कर रहा पुलिस वाला, क्या करूँगा? इन्वोक करेगा, सेशन में जाएगा। उससे पहले वो पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट का जो मामला है SP का, उसको दरख्वास्त देगा। उसके बाद सेशन जज के पास जाऊँगा, ये पुलिस वाला क्या नहीं कर रहा, FIR नहीं। वो कहता है जब नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया। तो फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं रिट में जा सकता हूँ। रिट पिटिशन, हाई कोर्ट में पिटिशन लगाऊंगा और उस पिटिशन की नुयत क्या होगी? रिट ऑफ मेंडामस होगी। पुलिस को बताया जाए कि वो वही काम करे जिसके लिए वो पाबंद है। तो भाई क्या, किस काम के लिए पाबंद है? FIR दर्ज करने का। तो दर्ज करो FIR। इस रिट को क्या बोलेंगे? रिट ऑफ मेंडामस। सही बात है। जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, अपॉइंटमेंट लेटर फॉर रिकमेंडेशन, वो अनाउंस नहीं कर रहा भाई, मेरिट लिस्ट नहीं बना रहा, पाबंद है ना उसके लिए। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, भाई बोल दो उसको कि भाई पब्लिक करे। क्यों पब्लिक करे? ड्यूटी है उसकी। तो इस रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ मेंडामस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वी कमांड। इसकी डिफिनीशन ये है, टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डू व्हाट द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज लीगली बाउंड टू डू। ठीक बात है। तो लीगली बाउंड जो उसका काम है, अगर वो नहीं कर रहा तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो सुप्रीम कोर्ट रेट ऑफ मेंडामस भी जारी कर सकती है। ठीक बात है। इसका अपोजिट क्या होगा? प्रोहिबिशन। ये बेसिकली इसका टोटली अपोजिट है। जब हम मना करना चाह रहे हो, मना कर दें, स्टे। CPC में हम जब मना करते हैं किसी को तो क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसके लिए? स्टे। स्टे है ना, स्टे ऑर्डर ले लो, इंजंक्शन ले लो। कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम मना करेंगे, रिट में जाएंगे तो हम कहेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रोड जा रहा है, हमारी ज़मीनों से बागात ख़त्म हो रहा है, मना कर दो इसको भाई, प्रोहिबिशन।
DHA ने अभी तक पेमेंट नहीं की फॉर एग्ज़ाम्पल, या गलत लोकेशन पे बनाया, सैलाबी रिले से सारा कुछ चला जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा मना कर दो भाई लोग यहाँ पे डैम ना बनाए क्योंकि टूट गया तो आबादी चली जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मना करना है, प्रोहिबिशन है। तो इस तरह का जो रेट होगा, जो ऑर्डर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन है। ठीक बात है। और कौन सा? रेट ऑफ खो वारंटो। रेट ऑफ को वारंटो का मतलब क्या है? को वारंटो, अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट कैपेसिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। जब हमने किसी को चैलेंज करना हो, भाई आप गवर्नर हो फॉर एग्जांपल, या फलां हो, कानूनी तौर पर आप बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते हो, हमने पिटिशन लगा दी, इससे पूछो भाई किसकी पिस्ट्री में बैठा हुआ है, इसका तो टेन्योर ख़त्म हो चुका है, इसकी एज फॉर एग्जांपल 63 है, सुप्रीम कोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, 65 है, 66 एज हो गई है, बैठा हुआ है, तो भाई किसकी पिस्ट्री में बैठे हो? या कोई आई मीन टू से कोई पोस्ट है, कोई कमीशन की, या कोई और पोस्ट है, कोई और पोस्ट है, हमने चैलेंज करना है उसकी अपॉइंटमेंट को, किस कानून के तहत आपने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ज़रा बताएं। तो इस रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ को वारंटो। लिखना ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लिखना ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, सही है, को वारंटो। अच्छा, सर्शोररे, सर्शोररी, सर्शोररी का मतलब क्या है? सर्शोररी ये लेटन वर्ड है। सर्शोररी का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई बताए। सर्शोररी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सुपीरियर अदालत किसी इन्फीरियर अदालत की जुरिस्डिक्शन की बात करे, भाई आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है या बनती है, या किस कैपेसिटी में आप ये केस सुन रहे हो, तो उस रेट को बोला जाएगा सर्शोररी। कुछ अर्सा पहले सवाती साहब थे मेरे ख्याल में, मामलात हुए, अगर कोई हाई कोर्ट जाए कि भाई ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो केस सुन रही है, जो बलूचिस्तान कोर्ट इसको सुन रही है, किस कैपेसिटी में सुन रही है, उसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बनती, तो जो ऑर्डर होता फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की न्यूयत आती तो वो कौन सा ऑर्डर होता? सर्शोररी। लोअर कोर्ट आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप ये केस नहीं सुने, या किस कैपेसिटी में आपने ये फैसला सुनाया है, ज़रा बताएं, किस तरह आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, या आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, तो उस रेट को क्या बोलेंगे? सर्शोररी। इन द लास्ट वन इज व्हाट? हेबियस कॉर्पस, बहुत ख़तरनाक किस्म का। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? यू हैव द बॉडी। लेटिन में हेबियस कॉर्पस हस्बे बेजा बोलते हैं, किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर आपने रखा हुआ है, चाहे वो पुलिस ने रखा हुआ है, चाहे किसी मलक ने रखा हुआ है, या किसी इंडिविजुअल ने रखा हुआ है। अगर पुलिस पकड़ती है फॉर एग्जांपल किसी को, पुलिस पकड़ती है किसी को, तो कितने घंटे में दिन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है? कितने सर? 24 घंटे में। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखता है तो हम जा सकते हैं हेबियस कॉर्पस की रेट में, फलां थाने में बैठाया हुआ नए FIR दर्ज है, अगर FIR भी दर्ज है, 2 दिन से पड़ा हुआ है, वो नहीं लेके जा रहे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या? यू हैव अ बॉडी, कस्टडी है आपके पास किसी इंसान की, जो कि आपके पास कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए थी, और आपने उसको रखा हुआ है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं? रिमांड लेते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, फिर रिमांड लेते हैं कि हमारा रिमांड का मतलब ये है कि कस्टडी हमें दे, ताकि लीगलाइज हो जाए, मारने पीटने के लिए नहीं है। तो ये किस तरह के नेचर हो ऑर्डर हो गए, या आई मीन टू से कौन से ऑर्डर हो गए? सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शोररी, हेबियस कॉर्पस इशू कर सकता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व। कब? जब फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हुआ है, तो इस तरह के ऑर्डर जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट तक पिटिशनर होता है ना, जनरली हम दरख्वास्त गुजार होता है, ये कहता है मुझे दरख्वास्त की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सू मोटो भी ले सकता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इसको, बगैर पिटिशनर के भी मैं फैसला आई मीन टू से एक्शन ले सकता हूँ। अक्सर आप सुनते हैं ना, फला सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया है, अभी क्या चीज़ है? आज खुद नोटिस है। कब लेता है?
जब वो समझता है कि भाई इंटरवीन मुझे करना है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, भाई आपको किसने इजाज़त दी है? क्योंकि मैं कस्टोडियन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो लिहाजा जब मैं कस्टोडियन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो फिर मुझे खुद भी देखना है, अगर कोई मेरे पास नहीं पहुँच पा रहा तो मैं उस तक पहुँचूँ, ताकि उसको मैं इंसाफ दिला सकूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? गार्डियन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। बात क्लियर हो गई? ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दो चीज़ों की बात करता है, गवर्नमेंट के दरमियान मसला, फंडामेंटल राइट की हद तक बात, और उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है तो ये 5 किस्म के वो रिट जारी कर सकता है। डिक्लेरेटरी से मुराद ये वाला, यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर तो दे रहा है डिक्लेरेटरी, यहाँ पर बाइंडिंग होगा। यहाँ पे जो जजमेंट देगा ना, बाइंडिंग इन नेचर है, इन्फोर्स किया जाएगा, इवन गलत ही क्यों ना हो। द स्टूपिड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। सिर्फ जो डिक्लेरेटरी होगा वो सरकार वर्सेस सरकार। भाई बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ हाँ ये इस तरह है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक बात है? तो वहाँ पे डिक्लेरेटरी है, हमारे लिए बाइंडिंग है। गरीब लोग, गरीबों, बाइंडिंग है। सही है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के दरमियान मसला, दोबारा मैडम। सर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के दरमियान मसला आ सकता है? हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के दरमियान जब मसला आएगा वो कैबिनेट में नहीं रहेगा। है ना? जब प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी के ऊपर, चलो ख़त्म, डिनोटिफाई, किसी और को लगाओ। किंग है ना, किंग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? सॉवरेन तो वही ना, हेड तो वही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो वही है, प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में वो लोग आएंगे जो उसके हम ख्याल हैं। कोई हम ख्याल नहीं है तो बटन बंद, ऑफ, आउट। जिस तरह हाँ कुरैशी साहब, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इनके दरमियान इशू नहीं आ सकता, वो इशू फ़ौरन सॉल्व हो जाता है। सही है? मसला आता है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के साथ, वफाक के साथ आ सकता है, दूसरे सूबे के साथ आ सकता है, तो उसके लिए जुरिसडिक्शन किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्योंकि वह फेडरेशन का मसला है। सही बात है? दूसरी कौन सी जुरिसडिक्शन होगी? एक तो होगी ओरिजिनल, उसके अलावा अगर कोई लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से कोई मुतमईन नहीं है, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट से कोई मुतमईन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है? अपील का मतलब ये है कि डायरेक्टली केस उसके पास नहीं आ रहा, केस किसी और ने सुना हुआ है, अब उसमें कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है, तो हायर फोरम पे जाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट के जो मामलात हैं, टेक्निकलिटीज अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है? हाई कोर्ट के जब केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उस जुरिसडिक्शन क्या बोलेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिसडिक्शन है। ठीक है? एपेलेट जुरिसडिक्शन है। अच्छा, एक और भी जुरिसडिक्शन बनती है, वो क्या? एडवाइजरी। कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट साहब है। पाकिस्तान का कौन है? प्रेसिडेंट साहब। वो कुछ, हाँ, कोई बात, असिस्टेंस, कोई ओपिनियन लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट साहब, आप बता दें ये मामला ऐसे है या वैसे है, सजेस्ट करें, तो एडवाइस मांग रहा है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये ना हो कि कल फिर आप पूछो कि ये क्या है। कल पूछ भी सकते हैं, वैसे वो मसला नहीं है कि हाँ अगर हमने बोले ऐसे है, कल पिटीशन आ गई तो दोबारा वो बोला आपने बोला था, तो बोलो वो उसको इतराज़ है, उसको भी मुतमईन करना है। खैर, तो एडवाइजरी से क्या मुराद हुआ? अगर प्रेसिडेंट कोई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहें तो वो रेफरेंस भेज सकता है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उसको एडवाइस देने का। ठीक बात है? तो इसको क्या बोलेंगे? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सही बात है? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्लियर हो गया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और तो कोई जज नहीं है, क्या है? और कोई कोर्ट है क्या? तो फिर अगर इसके फैसले से किसी को मसला हो तो रिव्यू, फुल बेंच है या वट एवर, तो रिव्यू होगा ना। फुल बेंच इज समथिंग एल्स, रिव्यू इज समथिंग एल्स। सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू की, यहाँ पे इसके साथ आप J. ज़रूर लिखें। रिव्यू की जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को दोबारा रिव्यू कर सकता है, अपने जजमेंट को रिव्यू
कर सकता है, रिव्यू की दरख्वास्त दी जाती है। सही बात है। रिव्यू मतलब जहाँ से अपील शुरू हुई वहाँ से दो चीज़ों में फ़र्क कर लें। एक अपील है, अपील हमेशा नेक्स्ट हायर फोरम को जाता है, रिव्यू उसी कोर्ट में जाता है। कब होता है? जब कोई नेक्स्ट फोरम अवेलेबल ना हो, और इवन अगर अवेलेबल भी हो ना तब भी हम उसी नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं। तो रिव्यू उसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मैंने तुम्हारा रिव्यू की नज़रसानी की दरख्वास्त की, सर इसमें ये चीज़ रह गई है, आप इसको ज़रा कंसिडर कर लें। सही बात है। अभी कुछ कहेंगे जो कहना चाह रहे थे आप? सर ये मतलब हाई कोर्ट में कोई उसे पॉइंट हो, ये अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट जो है वो रिव्यू नहीं कर रही है, वो जजमेंट चेंज नहीं कर रही, फिर ये अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा? मतलब हाई कोर्ट में सर कोई फैसला हो गया, लेकिन वो फैसला जो है वो इसके हाथ में नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ में होना चाहिए था। इस सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा सर, वो अपना फैसला सुना सकती है, इससे प्रीव्यू लेगा। सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले को उधर फेंक सकती है। जब आप दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं ना तो वो गलती पॉइंट कर रहे हैं ना, लॉ के बेस पे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमेशा हम लॉ के बेस पे जाते हैं, ये कानून की वायलेशन हुई है। अगर साबित हो गई, हाई कोर्ट सारे फैसले को साइड पे कर देते हैं, फुल पावर है उसके पास, ये वो वापस उस कोर्ट को भिजवा सकता है कि भाई यहाँ से दोबारा स्टार्ट करो केस, ये अपना रिमांड करता है उसको कि ये सही नहीं है, यहाँ से गलती हुई है, पूरी केस को ख़त्म करके नया फैसला दे सकते हैं। इस तरह क्या कि लोगों को बरी यहाँ से पांति हो जाती है, वो बरी कर देते हैं। पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट, जो मर्जी रिव्यू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ये रिव्यू जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट को भी हम दरख्वास्त दे सकते हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त। कौन जाएगा हाई कोर्ट में? तुम आप देख लें इसमें ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं, आप इसको ज़रा देख लें, उसको भी रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। सर इसमें फिर कितने जजेस होते हैं? दोबारा मैडम? सर इसमें फिर कितने जजेस होते हैं? कहाँ पर? सर ये रिव्यू। अच्छा, रिव्यू एक जज ने सुना है तो वही जज दोबारा, बेंच ने सुना है तो वही। अगर हमने इंट्रा कोर्ट, इसको कहते हैं इंट्रा कोर्ट ना, इंट्रा बेंच अपील, एक बंदे ने, एक जज ने फैसला सुनाया हुआ है, हम कहते हैं इसको 3 सुने, तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी फैसिलिटी मौजूद है। और वो कब ऐसा करेंगे? जब वो अब समझते हैं कि जो पुराने केसेस हैं या ये जो मामला है ये कुछ सही फैसला इसका सही नहीं हुआ है, तो पुराने लॉज को, पुराने जजमेंट को अगर वो ओवरराइड करना चाहते हैं तो फिर लार्जर बेंच बनाते हैं वो, ताकि वो जो आउटडेटेड प्रेसिडेंट है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो रिव्यू से मुराद क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की रिव्यू करता है, अपनी जजमेंट की रिव्यू कर सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? पावर, ये क्या हो गया सर जी? ये जुरिस्डिक्शन हो गई। ठीक है, बात है। हमने कहा ओरिजिनल है, एपेलेट है, एडवाइजरी है और रिव्यू है। सही बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई केस ट्रांसफ़र कर सकता है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो फेडरेशन का है ना, फेडरेशन का है। पंजाब हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्या ये ट्रांसफ़र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ट्रांसफ़र एनी केस, कहाँ पर पेंडिंग हो? किसी हाई कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट समझता है कि यहाँ पर ये लोग इंसाफ नहीं कर सकेंगे, या कोई भी मसला है, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रेफर कर सकता है। ये केस ये नहीं सुनेगा, ये हाई कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। कौन सा आर्टिकल है? 186A। बार इस स्टेज में हमने इसमें नहीं जाना, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल है। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो केस किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और आर्टिकल 189 बोलता है द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट? बाइंडिंग। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। और कहा गया कि जितनी भी
एड टू सुप्रीम कोर्ट। कहता है सुप्रीम कोर्ट तो एक इदारा है, ये अपने सारे मामलात कैसे इन्फोर्स करेगी, उसके लिए इसको एड चाहिए। तो कह रहे हैं ऑल एग्जेक्टिव एंड ऑल जुडिशल बॉडीज शेल बी एड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट जितनी भी एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव बोले तो इंतज़ामिया, और जितनी भी जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मददगार होगी, सिंपल एड प्रोवाइड करेगी। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया और एग्जेक्टिव कुछ और कर रही है, नहीं, जो बोल दिया एग्जेक्टिव ने वही उसको एड करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एड का मतलब ये प्लस नहीं है, ये एड का मतलब मदद वाला है, हेल्प वाला है, माविन वाला है। ठीक है, आखिरी बात, यस मैडम। सर बात सिर्फ बाइंडिंग में आ गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, कहा वही एग्जीक्यूटिव वही जो भी उसने बाइंडिंग है, और बाइंडिंग तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, और एग्जेक्टिव उसको क्या करेगी, इन्फोर्स करेगी। आखिरी बात इसमें करेंगे, कौन सी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या अपने लिए रूल बना सकता है, रूल अपने लिए बना सकता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लास्ट सेशन की तरह कनेक्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, एक्ट पास कर दिया और पावर डेलीगेट कर दी। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पावर डेलीगेट कर रहा है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप अपने प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ठीक बात है कि नहीं, क्लियर है, नहीं समझ आई। लॉज कौन बनाते हैं, हाँ मैडम, पार्लियामेंट बनाता है। क्या सारे कानून पार्लियामेंट बनाते हैं, सारे नहीं बनाते। पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, और इसमें फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ जूरिस रिसर्च एकेडमी। फॉर एग्जांपल जूरिस रिसर्च एकेडमी के लिए उसने एक्ट पास कर दिया। अब उसमें लिख लिया कितने टीचर्स होंगे, या मतलब कौन इसका डायरेक्टर होगा, कुछ मोटी मोटी बातें लिख दी। कितने बजे क्लास करेंगे, क्लास रूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, मल्टीमीडिया से पढ़ाएंगे, एडमिशन कब अनाउंस करेंगे, पीएन के लिए क्या, ये सारी बातें एक्ट में नहीं लिखी हुई है। तो उसके लिए फिर डायरेक्टर को पावर दी जाते हैं, वो पार्लियामेंट। भाई अंदरूनी मामलात आप निपटा सकते हैं, कुछ रूल बना सकते हैं। तो वो जो रूल्स बना रहा है ना, वो किस कैपेसिटी में बना रहा है, क्योंकि उसको पावर डेलीगेट हुई है, पावर ट्रांसफ़र हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट बोल रहा है कि पावर तो आपके लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सारे तो नहीं है ना, सारी बातें तो नहीं लिखी हुई, तो उसको फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद से रूल बना सकता है। वो क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ठीक बात है कि नहीं सर। तो दीज आर व्हाट, दीज आर मोटी मोटी बातें रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरेशन का कोर्ट है, फेडरेशन में सबसे टॉप का एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, टपाल नहीं है। ठीक है, सुप्रीम है, ठीक हो गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये 175 आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश होता है। पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल की उसको फॉर्म करे, और कंपोजिशन बता दी गई, एक अदर चीफ जस्टिस होगा और 16 जस्टिस होंगे, जिसकी ये क्वालिफिकेशन होगी। ठीक हो गया। और किस तरीके से अपॉइंट होगा, पूरा मेकनिज़्म बता दिया। ज़हन में रखिए, इससे पहले डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था और डायरेक्टली प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता था। तो फिर जजेस, फेयर, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो फिर कहा सेपरेट कर दो जुडिशरी को, भाई प्रेसिडेंट को फुल पावर नहीं दो, इसलिए कहा पहले जजेस